प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज में हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पीछे की जितने भी हमारे वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? वैद्युत का अर्थ है आवेश, द्वि का मतलब दो, और ध्रुव से मतलब है कि एक धन आवेश हो तो दूसरा ऋण आवेश हो। तो यहां जैसे एक आवेश हमने यहां पर ले लिया और एक आवेश हम यहां पर ले लिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, हालांकि यहां पर तो बहुत ज्यादा हमने दिखला दिया है, इतना ज्यादा नहीं होता है। इनके बीच की दूरी इतनी कम होती है कि आंख से देखना मुश्किल है, फिर भी यहां पर क्योंकि स्पष्ट दिखे इसलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा दूरी ले लिया। इनके बीच की दूरी को मध्य से यहाँ एल हम मान लें, ये एल है, और मध्य से दाहिने ये एल हो गया, यानी कि कुल दूरी 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, दोनों आवेशों के मान बिल्कुल बराबर होना चाहिए, परिमाण में बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और इनके बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो इस व्यवस्था का ही नाम वैद्युत द्विध्रुव है। कुछ एग्जांपल्स हम देखें वैद्युत द्विध्रुव के, जैसे HCl, HBr, H2O, ये सब एग्जांपल्स हैं, NH3, CH4 इत्यादि। तो यहाँ HCl को अगर हम लें तो HCl में ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है, धन आवेश और ऋण आवेश, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। उसी प्रकार से HBr है, पॉजिटिव निगेटिव, यह भी वैद्युत द्विध्रुव है। जल की हम बात करें तो HOH, OH निगेटिव पार्ट है और H पॉजिटिव पार्ट है, तो यह भी वैद्युत द्विध्रुव होता है। और आइए कुछ इसके हम गहराई में अगर हम जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हम क्या पाते हैं? अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो एक परमाणु होता है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, नाभिक, न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमण करते रहते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन का केंद्र, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमण कर रहे हैं नाभिक के चारों तरफ, इनका केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, अर्थात समपाती होता है। यही कारण है कि एक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, लेकिन अणु वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो परमाणु है उनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि अणु का एक साइड धनात्मक हो जाता है, दूसरा साइड ऋणात्मक हो जाता है। यद्यपि अणु विद्युत उदासीन है, फिर भी उसके अंदर के जो परमाणु हैं इस प्रकार के बिहेव करते हैं कि अणु का एक साइड पॉजिटिव, दूसरा साइड निगेटिव हो जाता है, और इस कारण एक अणु वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है। यहां वैद्युत द्विध्रुव को हम परिभाषित करेंगे, आप लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिख लेंगे। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। आघूर्ण निकालने के लिए दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज आप ले लीजिए, क्यों, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी, इसका आप गुणा कर दीजिए तो फिर प्राप्त हो जाता है
2ql। ये जो 2ql है यह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। P इज इक्वल टू 2ql। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, इसकी दिशा होती है, लेकिन इसकी दिशा जानने से पहले हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को जान लें। यदि कोई आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो आपका जवाब होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण आवेश की ओर होती है। यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण आवेश की ओर होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इसके विपरीत होता है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण से धन के तरफ होती है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं मात्रक की। तो एसआई मात्रक इसका देखें तो Q का मात्रक कूलाम और मीटर है, ये लंबाई मीटर। तो इसका एसआई मात्रक होगा कूलाम मीटर। अब हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसको हम परिभाषित करेंगे। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस संबंध में दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं: अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आइए हम इसे विस्तृत से समझते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, यहां से लेकर और यहां तक ये है वैद्युत द्विध्रुव। यह वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है, -q और +q। ये दोनों आवेश परिमाण में बिल्कुल बराबर हैं। इनके बीच की दूरी 2l होती है। यहां से लेकर ये l मध्य बिंदु तक और फिर यहां से लेकर B तक l। इस प्रकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l दूरी हो जाती है। हम इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी पहले ज्ञात करते हैं। फिर -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यह हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर दोनों का हम परिणामी निकालकर वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण E1 होगा। -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी और दिशा भी आप देख रहे हैं -q के तरफ। E1 +q से दूर जाते हुए। अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि E1 की लंबाई ज्यादा है E2 के अपेक्षा। ऐसा क्यों हुआ? तो हम जानते हैं कि चार्ज के जितना ही हम समीप होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। चार्ज से जितना ही हम दूरी पर होते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होती है। +q से बिंदु P नजदीक है, समीप में है, इसलिए +q के कारण बिंदु P पर बना हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, इसलिए E1 की लंबाई ज्यादा है। -q हम देख रहे हैं, -q बिंदु P से
काफी दूरी पर है, इसलिए माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का परिमाण E1 की अपेक्षा कम होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर E1 और E2 जो कि दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसका पता लगाने के लिए हम E1 और E2 का परिणामी वेक्टर निकालते हैं। क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से विपरीत हैं, विपरीत दिशा में हैं, तो इनका परिणामी निकालने के लिए E1 में से E2 को हम माइनस कर देते हैं, अर्थात E1 में से E2 को हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वह दोनों का परिणामी तीव्रता होता है। हम जानते हैं किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। ये है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक इसी प्रकार से हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे। तो आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान। अब आइए हम देखें प्लस Q से P की दूरी कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि इस मध्य बिंदु O से P की दूरी R है। तो अगर हम इस R दूरी में से ये L माइनस कर दें तो फिर हम प्लस Q से P की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो प्लस Q से P की दूरी होगी R माइनस L। होल स्क्वायर। दिशा क्या होगा? B से P की ओर, ये दिशा है, BP दिशा में ठीक इसी प्रकार आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? माना E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान। अब यहां पर हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं माइनस Q से P की दूरी। तो P से मध्य बिंदु O की दूरी R है। अब इस दूरी में हम ये L दूरी ऐड कर दें तो फिर हमें P से माइनस Q की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो R प्लस L दूरी होगी P से माइनस Q की, और इसका दिशा क्या होगा? P से A की ओर। ये P से A की ओर दिशा शो कर रहा है। तो P A दिशा में अर्थात E इक्वल E1 माइनस E2। E1 और E2 दोनों ही विपरीत दिशाओं में हैं,
इसलिए इनका परिणामी निकालने के लिए E1 में से E2 को हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ E1 का वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, फिर E2 का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं और E का वैल्यू क्या होगा निकाल लेते हैं। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस, और E2 का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। इसमें हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q दोनों ही पदों में है, अतः हम इनको कॉमन ले सकते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K को हमने कॉमन कर दिया। अब कॉमन से इसमें डिवाइड करते हैं तो बचेगा 1/R माइनस L होल स्क्वायर। फिर इसी कॉमन से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो बचता है 1/R प्लस L होल स्क्वायर। देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे और आगे काम करेंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एलसीएम R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम में इसे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस, फिर हम इस एलसीएम में इसे डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा R माइनस L होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा, यहां भी हम इसका होल स्क्वायर करेंगे लेकिन इस माइनस को भी हम क्लियर करेंगे। माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन, यहां वर्गांतर सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहां इस तरह से लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर R माइनस L R प्लस L के स्थान पर आप इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यहां हम देख रहे हैं R स्क्वायर प्लस के साथ है, R स्क्वायर माइनस के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। L स्क्वायर प्लस के साथ है और माइनस L स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल। 2RL प्लस है और यहां भी 2RL प्लस है। नेक्स्ट लाइन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2RL और 2RL 4RL
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर क्यू एल, इसमें से हमने 2 ले लिया, क्यू एल शेष क्या बचा 2 आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव में एल और आर की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एल आर की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसलिए एल को नगण्य मानकर हम छोड़ सकते हैं। तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql के स्थान पर p लिख सकते हैं। p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2p r, और यदि हम एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं ये आर स्क्वायर फिर आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r पर पावर 4 और यहाँ r और r टू द पावर 4, जिसको अगर हम ऑपरेट कर दें तो फिर ये हो जाएगा e इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन आर क्यूब। हम जानते हैं वायु के लिए अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक k का वैल्यू 1 होता है। तो यदि वायु अथवा निर्वात के लिए k बराबर 1, तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k के स्थान पर 1 हो गया, 2p अपॉन आर क्यूब। ये फार्मूला प्राप्त होता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।